नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं शिमला के पास जो उपनगर है संजौली, वहाँ पर एक मस्जिद को लेकर के उसके अवैध निर्माण को लेकर के किस तरह से जनाक्रोश देखने को मिल रहा है सड़कों पर और वहाँ की सरकार भी पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और ये जन दबाव है कि एक दिन पहले मस्जिद कमेटी से रिलेटेड भी और मुस्लिम वेलफेयर कमेटी से रिलेटेड भी लोग इकट्ठा होकर के कमिश्नर के पास पहुंचे जो नगर निगम के हैं और उन्होंने कहा कि साहब जितने को आप अवैध मानते हैं उसको सील कर दीजिए या आप कहें तो हम ही उसको गिरा देते हैं। ये जन दबाव का ही नतीजा माना जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों का कहना यह है कि ये तो पूरी मस्जिद ही अवैध है। केवल एक हिस्से को गिराने का क्या मतलब है? पूरी मस्जिद को ही गिराइए साहब। लोगों की ये मांग है और कल यानी 14 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद ने भी वहां पर बंद का ऐलान किया है। इसी बीच मंडी से भी ठीक इसी तरह की सूचना आ रही है कि वहां भी एक मस्जिद के 2 माले 2 मंजिलें अवैध रूप से निर्मित कर ली गई, बना ली गई। उसको लेकर के भी लोग सड़कों पर हैं। पावटा साहब में भी ऐसी ही सिचुएशन बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश जो आम तौर पर शांत माना जाता रहा है, वहां से अगर इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और इससे पहले हमने देखा था केदारनाथ में भी एक मस्जिद जो है वो खड़ी हो गई है और वहां पर भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और केवल केदारनाथ की या हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है। उत्तराखंड में जो निचले हिस्से माने जाते हैं, हल्द्वानी में तो रेलवे लाइन के आसपास करीब 50,000 की आबादी बस गई है रेलवे पटरी के आसपास। अब रेलवे को अपनी ही जमीन खाली कराने के लिए पसीने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको हटाने से पहले यानी जो अवैध कब्जा बना करके वहां पर बस गए हैं, जिन्होंने अपने घर बना लिए, उनको हटाने के लिए पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए, यानी उनको कहीं घर बना करके दीजिए। कितनी बड़ी समस्या है ये। घुसपैठ रुक नहीं रही है, अवैध निर्माण रुक नहीं रहे हैं और जगह जगह बस्तियां बन रही हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। कहीं कहीं अगर कोई योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है या अब तो पुष्कर सिंह धामी को भी हम देख रहे हैं, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को देख रहे हैं, वो बुलडोजर मंगा करके कहीं कहीं अवैध निर्माणों को गिराते हैं तो उस पर भी बवाल शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो सड़कों के बीच में मजारें उग आती हैं, सड़कों के किनारे उग आती हैं, रेलवे पटरियों के बीच में कभी भी नमूदार हो जाती हैं, ये सब है क्या? और इसके पीछे क्या कोई रणनीति है? कोई नियोजित साजिश है? रेलवे को जिस तरीके से बेपटरी करने की हरकतें की जा रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जिसमें ये कहा गया है, दावा किया गया है बल्कि कि हिंदुस्तान की मोस्टली रेलवे पटरियों के आसपास रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को बसा दिया गया है और जब चाहेंगे ये लोग और डीप स्टेट जब चाहेगी तो रेलवे को रोक देगी, रेलवे की पटरियां उखाड़ देगी और हिंदुस्तान में एक अराजकता की स्थिति पैदा कर दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास ये सूचनाएं ना हो। जो हमारे और आप तक पहुंच जाती हैं चीजें, वो सरकार के कानों तक भी पहुंचती होंगी। तो सरकार क्या कर रही है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने माने विश्लेषक अनुपम मिश्रा जी, प्रयागराज से। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अनुपम जी, जो समस्याएं हमें आपको सबको दिखाई दे रही है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार को दिखाई ना दे रही हो और जगह जगह अब ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो एक तो मैं शुरुआती कमेंट आपका चाहूंगा इस पर। आप म्यूट हैं साहब जी। सवाल ये भी है कि साहब सरकार करे क्या? सरकार क्या कर सकती है, आप मुझे बताएं।
जब 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ तो जो अखंड भारत था उसमें 10 करोड़ मुसलमान थे। बंटवारा हुआ, एक इधर पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जिसे बाद में बांग्लादेश कहा गया, तो उसमें 6 करोड़ मुसलमान चले गए, 4 करोड़ मुसलमान रह गए। वो 4 करोड़ मुसलमान आज 25 करोड़ हैं, 6 गुने से ज्यादा है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मतलब आपके हाथ में क्या है? आप अच्छा, दूसरी बात, केवल 25 करोड़ मुसलमानों की भी नहीं है, आपकी अपनी हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या वो खड़ी हुई है, जुडिशरी खड़ी हुई है, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए, तमाम चीजें, मीडिया खड़ी हुई है। तो आप देखें ना, मतलब आप स्वयं अगर सरकार में हो तो आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में एक साल में 26 से 30 लाख लोग बढ़ गए, एक साल में, मुस्लिम। हिमाचल में विवाद हो रहा है, उत्तराखंड तो आपके हाथ से चला गया। आप ये देखें, उत्तराखंड में हमारी बड़ी एक, जिसे कहना चाहिए धार्मिक जगह है, हरिद्वार। आप हरिद्वार को देख लें, हरिद्वार को देख लें, वहां पे क्या हो रहा है। हरिद्वार में आपको 2 सीट ऐसी है हरिद्वार में, एक सीट पर पिछली 5 बार से मुस्लिम विधायक है, दूसरी सीट पर पिछली 7 बार से मुस्लिम विधायक है। वहां मुस्लिम जनसंख्या इतनी हो गई कि और कोई जीत ही नहीं सकता। वो तो किशनगंज और वो आसाम के बदरुद्दीन अजमल जैसी सीटें हो गई हरिद्वार में। आपका पवित्र तीर्थ, आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बद्रीनाथ मंदिर बनाया था। उत्तराखंड के मौलाना अब्दुल लतीफ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि साहब ये तो बदरुद्दीन शाह की मजार है, इसलिए इसको बद्रीनाथ कह रहे हो आप। आपके 8वीं सदी में आप जब सोचे, जब जब तक इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था। आप सोचें, इसको सोचें आप। तो आप, मतलब भारत, उसको वो कह रहे हैं बदरुद्दीन शाह की मजार है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि जब आप अब्दुल लतीफ जैसे लोगों के मुंह पर टेप लगाते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना ये मजार है ना ये मंदिर, ये तो बौद्ध मंदिर है। अब लीजिए, क्या करेंगे आप? हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अपने चरम पे, अक्सर कहते हैं ना साहब 303 सीटें दी हमने मोदी को, 303 सीटें दी, 37% ही वोट तो दिया ना। इस देश का 63% वोट आज भी मोदी के खिलाफ पड़ा, 63% उसके खिलाफ गया। तो ये जो, आप इसको समझे जरा सा, आप करेंगे क्या? पुराना एक मुहावरा है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, जनसंख्या ही नियति है, प्रारब्ध है। और ये जो साहब, क्या ये ढील नहीं है शासन की, प्रशासन की, पुलिस की, रेलवे की और पीडब्ल्यूडी की, इन सब की, कि रातों रात सड़कों के किनारे मज़ारें बन जाती हैं, उग आती हैं, उनको हटाया नहीं जाता। रेलवे प्लेटफार्म पर मज़ारें हैं, रेलवे पटरियों के बीच में मज़ारें हैं, इनको कौन हटाएगा? ये किम कर्तव्य विमूढ़ता क्यों? ये संकोच क्यों? ये डर क्यों? कानून अपना काम क्यों नहीं करता? महकमे अपना काम क्यों नहीं करते? दोनों बातें हैं। इस देश में 2 तरह की सरकारें बनती हैं, एक भाजपा सरकार बन रही है और इसके पहले गैर भाजपा सरकार बन रही है। तो गैर भाजपा सरकार तो इनको बसाती है, उनसे अगर आप अपेक्षा करें हटाती है तो फिर तो बात ही गलत ही है। और जहां भाजपा सरकार है, कितना हटाएगी, कितनों को हटाएगी, कहां कहां हटाएगी, किस तरह हटाएगी? जैसा मैंने कहा कि जब भाजपा सरकार, आपने देखा हल्द्वानी में 50,000 लोगों ने रेलवे जमीन कब्जा कर ली। जब हटाने चली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि साहब हम मानते हैं कि अवैध है, लेकिन पहले इनको पक्के मकान बनाकर दीजिए।
तो कुल मिलाकर अब बात ये साबित हुई कि भैया अगर तुमको सरकारी खर्चे पे पक्का मकान चाहिए तो सरकारी जमीन कब्जा कर लो, लेकिन अगर एक आदमी कब्जा करेगा तो उसको सरकार उखाड़ के फेंक देगी। तो 50,000 लोग मिलके कब्जा करो, 10,000 20,000 लोग मिलके कब्जा करो, तो फिर तुम्हें हक मिल जाएगा। उत्तराखंड में आप देख लें, वो जो राजा जी नेशनल पार्क वगैरह में आप देख लें, इन्होंने कब्जे कर लिए थे तो उनको वहां से निकाला गया, तो उनको बाहर जमीन देनी पड़ी। राजा जी नेशनल पार्क में मुस्लिम लोगों ने जबरदस्त कब्जे कर रखे थे, जब आपने उनको निकाला कि शायद ये तो संरक्षित पार्क है, तो आपको बाहर जमीन दी। उत्तराखंड में तो इतना बुरा हाल है जिसकी कोई लिमिट नहीं, वहां तो कितनी जगहों पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अभी मैंने आपको हरिद्वार का जिक्र किया कि आप साहब हरिद्वार में आप अपने आप को देख लें कि आप कहाँ हैं। आप वहां से कोई हिंदू विधायक जीत ही नहीं सकता, वहां पे कोई हिंदू विधायक जीत ही नहीं सकता साहब। एक सीट पर 7 बार से मुस्लिम विधायक है, दूसरी सीट पर 5 बार से मुस्लिम विधायक है। आप बताएं। तो आप इन्हें हटाने की बात कह रहे हैं, ये शासन हो रहा है। देखिए पिरान असेंबली पे फुरकान अहमद पिछली 3 बार से काबिज है। 22 का चुनाव जीता, 17 का चुनाव जीता, 12 का चुनाव जीता। और मंगलोर जो है हरिद्वार में, वो उसमें 2002 से 7 बार से 4 बार निजामुद्दीन जीते हैं और 3 बार सरवत अंसारी जीते हैं। ये आपके धार्मिक स्थल, आपके पवित्र स्थल का हाल है, आप इसको समझ लें। तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से इनको यहां बसाया गया है, ऐसा बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे अपने प्रयागराज में एक कॉलोनी बसाई गई, एक नई कॉलोनी आवास विकास ने बनाई, और कहा साहब ये धार्मिक एकता की मिसाल होगी, तो इसलिए उसका नाम गुरु तेग बहादुर पे रखा गया, जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर। तो हिंदू मुस्लिम सिख सब उसमें बसाए गए। आज अगर आप प्रयागराज में किसी रिक्शे वाले और टैक्सी वाले से कहिए कि साहब जीटीबी नगर चलो, गुरु तेग बहादुर नगर चलो, वो कहेगा ये तो प्रयागराज में है ही नहीं, क्योंकि उसका नाम बदल के करेली हो गया है। और उसमें एक भी हिंदू नहीं बचा, एकदम सपाचट हो गया, ना हिंदू बचा ना सिख बचा, उस वहां मुस्लिम रहते। ये हमारे प्रयागराज का हाल मैं आपको बता। तो एक सरकार उनको सिस्टमैटिक रूप से बसा रही है, दूसरी सरकार अव्वल तो उनमें बहुत दम नहीं है, और जहां कहीं वो दमखम दिखाते भी हैं तो आपने देखा है कांग्रेस खड़ी हो जाती है, वामपंथी खड़े हो जाते हैं, टीचर्स खड़े हो जाते हैं, छात्र खड़े हो जाते हैं, जुडिशरी खड़ी हो जाती है, मीडिया खड़ी हो जाती है, विदेशी लोग खड़े हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? नहीं, क्या हम ये मान लें कि पीएफआई का जो एक दस्तावेज बरामद हुआ था जब छापेमारी हुई थी बिहार में, और जब पीएफआई पर बैन किया था मोदी सरकार ने, तब एक दस्तावेज में ये खुलासा हुआ था कि ये 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना चाहते हैं। तो क्या उसी तरफ बढ़ रहा है मामला? क्योंकि बांग्लादेश से, म्यांमार के जरिए, नेपाल के जरिए, दूसरे जरिए घुसपैठ तो लगातार हो रही है, और अब तो हर शहर में आपको रोहिंग्याज की बस्तियां मिल जाएंगी, उनको राजनीतिक और सरकारी संरक्षण भी मिल जाएगा, उनको अब कनेक्शन मिलने लगे हैं, गैस के भी, उनको दूसरी सुविधाओं के भी। जहां उन्होंने अवैध बस्तियां बना रखी है वहां तमाम उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स हमें कहां ले जा करके छोड़ेगी? डर्टी पॉलिटिक्स। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश की मस्जिदों को लेके बवाल है, आंकड़े सामने आ रहे हैं कि साहब कोविड से पहले वहां पे करीब 400 से कम मस्जिदें थी, आज केवल कोविड के दौरान वहां 125 मस्जिद बन गई। जब कोविड में पूरी दुनिया में काम काज रुका हुआ तो 125 मस्जिदें बन गई। आप सोचिए, मतलब मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, यही तो कहा ना कि साहब तहबाजारी होता है, वो छोटे छोटे जो सड़क पे दुकानदार होते हैं, जो फुटपाथ पे दुकादार यस। होते हैं, उनको जी हाँ, तहबाजारी जी हाँ। कहते हैं।
और इसके लिए दुकान पे, फुटपाथ पे उनको दुकान लगाने के लिए जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो लाइसेंस देती है, उसको तहबाजारी लाइसेंस कहते हैं। तो कहा साहब हमने 190 लाइसेंस दिए और हम गिरने गए तो 2000, 190 1900 में बदल गए। आप इसको देखिए ना, जो ये बात ये मंडी में और शिमला में जो कह रहे हैं हम अपनी मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है खुद गिरा देंगे, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगह ही उनकी नहीं है ना, पीडब्ल्यूडी की जगह निकली है जांच में। वो सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि एक दो मंजिल अगर गिरा के बाद ठीक हो जाए, भाई वो जगह ही नहीं है उनकी, जगह ही नहीं है उनकी। और उत्तराखंड में तो इतना बुरा हाल है साहब कि जिसे जिसे लैंड जिहाद कहा गया है, जगह जगह वन विभाग की जमीनों पर, मैंने कितनी बार ट्वीट किया वीडियो, वन विभाग की जमीनों पर मजारे बना दी जाती है। यहाँ पे प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है जहां चंद्रशेखर आजाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। 37 मजारों का वहां एक कब्रिस्तान और एक कब्र वो बना दी, क्या नाम है, मस्जिद बना दी। तो साहब मैंने कहा इनमें कौन लोग दफन है भाई, यहाँ तो किसी को दफनाने की इजाजत भी नहीं है साहब। उसका 3 किलोमीटर का वॉकिंग प्लाजा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वॉकिंग प्लाजा में से एक है वो। और वहां कम से कम एक दिन 30-40 हजार लोग वॉक करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये दफने नहीं, इसका नाम है जिन्नों का कब्रिस्तान, इसका नाम, इसमें जिन्न दफन है। तो साहब वो जो हरशंकर जैन साहब हैं, हरशंकर जैन जो हमारे मुकदमे लड़ते रहते हैं हिंदुओं के, जी हाँ, जी काशी हाँ। के, मथुरा के, तो हमारे पिता मित्र हैं साहब, मैंने पुत्र। उनको, हाँ पिता पुत्र, तो पिताजी को मैं, हम वो आए थे हमारे पास ऑफिस में, मैं उनको लेके गया, मैं इनको दौरा कराया। मैंने कहा देखिए सर ये क्या हो रहा है। तो सर मुकदमा किया, चीफ जस्टिस की कोर्ट से आदेश लिया कोविड के दौरान, और यहाँ पे 37 की 37 मजारे गिरा दी और मस्जिद भी गिरा दिया। लेकिन मस्जिद गिरने से पहले, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरे पास फोटो वीडियो सब है, उसके पहले वक्फ ने उसमें अपना नंबर डाल दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस, क्या कोई बात उनकी नहीं चली, रातों रात बुलडोजर चल गया साहब, पूरा जिन्नों का कब्रिस्तान समतल हो गया, मस्जिद गिर गई, और वहां पे अब गुलाबों की एक क्यारी है। गुलाबों की आप वहां पे एक क्यारी है। लेकिन क्यों हुआ ये भी जान लें, ये ऐसा इसलिए हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, दोपहर में चीफ जस्टिस साहब ने आदेश दिया और रात को बुलडोजर चल गया। एक दिन की मोहलत मिलती तो सुप्रीम कोर्ट की रोक आ जाती। ये इच्छा शक्ति हर सरकार की तो हमें दिखाई देती नहीं है साहब। गिन लें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ हिचकते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हिमंता बिस्वा शर्मा, इन तीन तीन एक मिनट टोक रहा सर। जो इच्छा शक्ति भाजपा में नजर नहीं आ रही है, वो कांग्रेस के एक मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिखाई है साहब। ये एक बड़ी बात है कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने, और देखिए अब धीरे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोगों की आंख खुले। वो एक फर्जी शंकराचार्य बन के घूमते हैं अभी, मुक्तेश्वरानंद, जो अब तक राहुल गांधी की बैटिंग कर रहे थे, उद्धव ठाकरे की बैटिंग कर रहे थे, मोदी गालियां दे। कल मैं उनका बयान देख रहा था, कल वो कह रहे थे कि भाई मुसलमानों को बहुत दिक्कत है, 57 इस्लामिक मुल्क है, वहां जाके रहे, जाके ना हमारा मुल्क छोड़े। तो लोग ना, इनको क्या हो गया भाई, ये तो ये सेकुलर विंग के बहुत बड़े डार्लिंग हुआ करते थे, ये कैसे ये बोलने लगे। तो अनिरुद्ध को आपने अनिरुद्ध सिंह को देख लिया, तो आपने वो प्रमोद कृष्णन को देख लिया, वो भी सब बड़े पैरोकार हुआ करते थे। ऐसा नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है। अगर प्राइवेट वार्तालाप होता है, मेरी कांग्रेसियों से बात होती है, मेरी वामपंथियों से बात होती है। अभी मेरे पास जेएनयू के अभी मेरे पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जो जेएनयू का पढ़े हुए हैं। तो कोई दिन मैं उनको टीवी पे बैठाऊंगा, चैनल पे बैठाऊंगा। तो उन्होंने वो मेरे पास तब से, हमारा उनका उस समय का रिश्ता है जब वो, मैं शुरुआत में जर्नलिज्म में आया था और वो कक्षा 12 में थे, तो वो छोटे से मैं उनको जानता हूँ। तो मैं भी बहुत उस समय यंग हुआ करता था। तो साहब आपसे कहने लगे कि सर आप हमको इतने सालों से एक बात कह रहे थे, मैं आपसे लड़ रहा था, आज मुझको जब समझ में आया है तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा जेएनयू पे आता है साहब, ऐसा ब्रेन वॉश करके हमको रखा। और कहा ब्रेन वॉश करने के लिए उन्होंने गलत तथ्यों का सहारा लिया, हमको गलत फिगर्स का सहारा लिया। आज मुझे सबसे ज्यादा नाराजगी इस सिस्टम से जिसने हमको इतने साल ब्रेन वॉश करके रखा। और ये सिस्टम अभी तक आप देखिए, कल तक वो कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था कि सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा है। कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि यस, सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा। बेशर्मी देखें, बिल्कुल। एरोगेंस देखें, एरोगेंस देखें। और एक बात और सुन लें, अगर आज 10 साल बाद कांग्रेस ये ट्वीट कर रही है
कि सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा है। 3 चुनाव हार के कांग्रेस ये ट्वीट कर रही है, 3 चुनाव में 100 फिगर ना पाके कांग्रेस ये ट्वीट कर रही है। कांग्रेस के 125 150 साल के इतिहास में 3 सबसे बड़ी हारों के बाद ये कांग्रेस ये ट्वीट कर रही है। तो फिर निकम्मापन आपका है, फिर निकम्मापन आपका है। अच्छा, उन लोग प्रेशर बनाते हैं साहब। अब आप देखिए, आज केजरीवाल की जमानत हुई, कल वो इसको लेके बवाल काटे हुए थे कि साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर में कदम कैसे रखने दिया। उनको दिखाया जा रहा है कि साहब मनमोहन सिंह रोजा इफ्तार करते थे और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते थे, ये करते थे, क्या नाम है, प्रणब मुखर्जी करते थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते थे। सुप्रीम कोर्ट में रोजा इफ्तार होता है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने जाके वहां पे आरती कर दी, सबको दिक्कत हो गई। प्रेशर बनाया, इतना प्रेशर बनाया, और इस तरह की बातें होने लगी। अब आपको समझ में आया केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं हो रही। आज केजरीवाल की जमानत हो गई। तो ये एक इनका एक प्रेशर टैक्टिक भी है साहब। अच्छा, फर्ज कीजिए आज केजरीवाल की जमानत नहीं हुई होती, आप सोच के देखिए ओंकार सर, कि अगर आज केजरीवाल की जमानत नहीं होती तो क्या कहा जाता। अरे साहब, तो मोदी और चंद्रचूड़ साहब मिल गए साहब, नजर आ रहा है। तो ये किसी भी संस्था को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई सिस्टम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा, इन्होंने न्यायपालिका नहीं छोड़ी, इन्होंने सीएजी नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई सीबीआई ईडी कुछ नहीं छोड़ा, और कुल मिलाकर ये पूरे देश को एकदम बर्बाद किया। मतलब इट इज माई वे और हाई वे, या तो वो कहते हैं विल रूल इट और ruin इट, या हम राज करेंगे या बर्बाद कर देंगे। क्या हम ये मान लें कि हमारे यहाँ के कानून घटिया हैं और ना ना ना, हमारी हमारी जुडिशरी में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, चाहे कॉलेजियम को आप दोषी माने या किसी को भी व्यवस्था को दोषी माने, कि जो अक्सर तो घुसपैठियों को भी, अक्सर तो अवैध कब्जाधारियों को भी, अक्सर तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के खिलाफ भी आदेश पारित करते हैं। देखें, कानून घटिया नहीं है साहब, कानून तो हमारे बड़े सही हैं, इतने सही हैं कि हमें कोई स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात आता हूँ, हमारे कानून में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि अवैध अवैध कब्जा करने वालों को सरकारी मकान दिया जाए। कानून की गलती है क्या, कानून में कहीं लिखा है क्या, संविधान में कहीं लिखा है कि अवैध कब्जा जो करेगा उसको सरकारी मकान दे के हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हमारे संविधान में क्या ये लिखा है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, हर पापी का एक भविष्य होता है, इसलिए उसकी सजा माफ होनी चाहिए, कहीं लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हमारे कानून में क्या ये लिखा है? अभी मैं कल मद्रास हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मैंने ट्वीट किया, अगर आप हो सके तो दिखाएं उसको। मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको गणेश प्रतिमा रखनी है, पंडाल लगाना है, तो आपको जमात से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और जुलूस तो आपको तब भी नहीं निकालने देंगे। ये मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये क्या कानून में है? ये क्या हमारे संविधान में है कि हिंदुस्तान में हिंदू अपनी गणेश प्रतिमा रखने से पहले जमात से और मुसलमानों से परमिशन लेगा? आप देखें, मैंने ट्वीट किया, अगर आपको मिल जाए दिखाएं आप हाईकोर्ट ऑर्डर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। तो बात कानून की नहीं है, नंबर एक कानून को लागू करने वाली सरकारों की है, और कानून की समीक्षा करने वाली न्यायपालिका की है। ये जो हम अपने सामने खतरा देख रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा, जिसका उल्लेख मैंने अपने इंट्रो में भी किया था, शुरुआती जो प्रस्तावना थी उसमें भी किया था, कि साहब हम 2047 के विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या 2047 के इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है ये अब किसी से दबा छिपा है नहीं। और इसमें आप किसी का भी नाम ले लीजिए, डीप स्टेट का ले लीजिए, अलग अलग जगहों पर बैठी भारत विरोधी ताकतों का वित्त पोषण या साजिश या जो भी आप समझ लीजिए, वो सारा कुछ हमें अपनी खुली और नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। 10 साल से तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी, अब इनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, अब जाकर के वक्फ संशोधन एक्ट लाया गया है। क्या इनकी भी रफ्तार धीमी है, या दूसरे खतरे थे कि राज्यसभा में अभी तक इनका बहुमत नहीं था, जुडिशरी का सहयोग की संभावना नहीं थी,
सहयोग की संभावना नहीं थी? कौन से पेंच हैं जो इनको कड़े कदम और बड़े कदम उठाने से रोक रही है? देखिए सर, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था, हर चैनल पे कहा, अपने चैनल घूमता आईना पे कहा, ट्विटर पे कहा कि जो लोग को लग रहा है कि वक्त बिल जेपीसी को रेफर करके ठंडे बस्ते में गया, उनको गलत लग रहा है। ये अगली पार्लियामेंट सेशन में ये पेश हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि 4 या 5 सिटिंग हो चुकी है जेपीसी की, तड़ा जल्दी जल्दी सिटिंग हो रही है सर। लेकिन उन सिटिंग में क्या हो रहा है ये तो जानिए आप। वो हर सिटिंग में वो संजय सिंह बवाल काट देता है, वो टीएमसी वाले बवाल काट देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, हम साइन नहीं करेंगे, क्या क्या। तो सब पूरी प्रयास हो रहा है कि उसको रोक दिया जाए, पूरा प्रयास हो रहा है। ऐसा नहीं है, वक्त बिल आएगा और जरूर आएगा। लेकिन संजय सिंह जैसे लोगों को भी तो देखें साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन अगर हम कहें कि हम किसी जिस्ट पर पहुंच रहे हैं या हमने इस डिस्कशन में कोई इस तरह की उपसंहार निकाल दिया है कि हमारी समस्या का समाधान ये है, तो हमें निराशा हाथ लगती है। अक्सर हम सिस्टम के सामने, जिसके बारे में कांग्रेस कहती है, उस सिस्टम के सामने हम भी असहाय दिखाई देते हैं। और ये जो दबाव बनता जा रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। अनुपम जी कुछ कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली आप ही वाली बात जो आप कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। हरवंश राय बच्चन जी की कविता है इस पार उस पार, उसकी लाइनें हैं सर कि कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। तो साहब हम लोग सिर्फ कह के ही दिल हल्का कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई ना। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या हम कोई बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बदलाव आ सकता है, इस तरह आ सकता है कि लोगों का आक्रोश, लोगों का दबाव काम करता है। हमने शिमला में देखा, हमने मंडी में देखा, हमने तमाम जगह देखा, हमने भी सूरत में देखा। सूरत में सूरत में देखा, हम सूरत में सूरत देखा। में देखा, हाँ, हमने जिला प्रशासन का ट्रांसफर तक देखा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो जुबान सिल कर मत बैठे, अपने होठ सिल कर ना बैठे, बाहर आए और अपनी बात कहें। और योगी आदित्यनाथ की बात भी याद रखें, बटेंगे तो कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।